हेलो एवरीवन, इट्स कपिल वर्मा हेयर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। मैं कपिल वर्मा आपको सिविल टेक्निकल यहाँ पर पढ़ाऊँगा। हम यहाँ पे सिविल के सारे टेक्निकल्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे वन बाय वन। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे जो भी लेक्चर्स हैं वो आपके बहुत यूज़फुल हैं एसएससी जेई के लिए, डीएमआरसी के लिए, एई के लिए या फिर कोई भी अन्य स्टेट एग्ज़ाम के लिए। तो आपका बिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा किसी भी तरीके से। 10 मिनट के लेक्चर में आपको 1 घंटे का कंटेंट कम से कम मिलेगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की। अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन बताता हूँ। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, हाईवे, डैम्स, डब्ल्यूटीपी या फिर वेस्ट डिस्पोजल्स। तो जो सिविल इंजीनियरिंग है ये हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना देती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना के, जैसे बिल्डिंग्स हुई, ब्रिजेस हुए। और ये आपकी एक ऐसी ब्रांच है जो हर एक ब्रांच से सबसे पहले आती है। अगर आप कोई भी एक आईटी सेक्टर का कोई भी एक ऑफिस बनाने लगो तो उसके लिए सबसे पहले एक ऑफिस को बनाने के लिए एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसी ब्रांच हो, कोई भी हो, सबसे आगे सिविल इंजीनियर्स ही होते हैं। सबसे पहले वही वर्क करते हैं। अगर मैं आपको इसकी स्कोप की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम, कनेक्टिविटी करते हैं। जो आपके छोटे विलेजेस हैं उनको टाउन से आप रोड के द्वारा करो या फिर रेलवेज़ के द्वारा, तो कनेक्टिविटी करते हैं। बहुत ही वाइड है इसकी स्कोप्स। अगर इसकी कोई ब्रांचेस की बात करें तो उसकी जो कुछ मेन ब्रांचेस हैं वो हैं सर्वेइंग एंड लेवलिंग, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर वेस्ट वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो ये कुछ इसकी मेन ब्रांचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग की। अच्छा, मैं जो यहाँ पे हैं आपको सबसे पहले सिविल के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको वही बताऊँगा। जो प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, पहले वही मैं आपको क्लियर कराऊँगा। उसके बाद जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं फिर हम उनकी तरफ चलेंगे। तो जो इसका सीक्वेंस रहेगा वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये आपकी दो होती हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, और फिर स्टील स्ट्रक्चर। ये जैसे ही स्ट्रक्चर वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे हम आएंगे, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हुआ या फिर सर्वेइंग हुआ। इसी तरीके से आपके सीक्वेंस वाइज हैं जो मैंने आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं सारे, उसी तरीके से हम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज से आपका सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अच्छा, मैं आपको बता दूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स का मतलब है मैकेनिज़्म से। मैकेनिज़्म कैसा, जब हम मतलब क्या एक्शन होगा, क्या बॉडी में चेंजेस होंगे, कैसे बॉडी वर्क करेगी जब उसके ऊपर कोई फोर्सेस अप्लाइड होंगे। ठीक है, तो इसमें फोर्सेस एंड लॉज की बात करते हैं हम सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। ये एक फिज़िकल साइंस, देखो एक ये ब्रांच है फिज़िकल साइंस की जो कंसर्न करती है विद द स्टेट ऑफ बॉडीज़ डेट आर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, कि जब उसके ऊपर फोर्सेस लगाए जाएँ तो उस बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर इसको क्लासीफाइड करें तो हम इसको 3 तरीके से क्लासीफाइड करेंगे। फर्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। ये किसने दी है? न्यूटन ने दी है। सेकंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये किसने दी है? आइंस्टीन ने। और थर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स या फिर वेव मैकेनिक्स, ये श्रोडिंगर ने दी है। हमने अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, तो वो सब क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। अच्छा, बहुत सारे स्टेट जेई में पूछा गया है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स किसने दी है, तो ये आइंस्टाइन ने दी है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर देखो ज़्यादा नहीं है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, और हमें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर पढ़ने बैठ गए तो पूरा सब्जेक्ट को हम लेके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको अगर हमने उनको स्किप करा तो हमें आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में दिक्कत आएगी, तो हम उसी तरीके से इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये पहला आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जहाँ से आपकी सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे वाले सब्जेक्ट्स पे बढ़ते चलेंगे। अच्छा, कुछ लॉज ऑफ मैकेनिक्स होते हैं जो आपने पहले पढ़े हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, या आप 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9, 10th, 11, 12th में आपने पढ़े हैं ये सब। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ जो था, फर्स्ट लॉ आपका ये कहता था कि कोई भी एक बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी,
अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करा जाए। बट हमने एक चीज़ नहीं सोची कि अगर कोई बॉडी पर कोई एक बॉडी, जैसे हम एग्जांपल लेते थे कि एक फ़ुटबॉल है, फ़ुटबॉल को हमने किक करा, तो फुटबॉल पे जो किक करा हमने और फुटबॉल जो है वो मोशन में आ गई है। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर उसके ऊपर किक करने के बाद अगर वो अपनी शेप ही चेंज कर दे, अपनी शेप चेंज कर दे, तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। हमने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी है। हमने जो भी फोर्सेस अप्लाइड करे हैं वो रिजिड बॉडीज़ के ऊपर करे हैं। रिजिड बॉडीज़ के ऊपर, रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं आपकी, जिनके ऊपर फोर्स अप्लाइड होने के बाद भी वो अपनी शेप चेंज नहीं करती, उसको हम रिजिड बॉडीज़ कहते हैं। हमने रिजिड बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है, हमने अब तक डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में नहीं पढ़ा। तो हम जो भी मैकेनिज़्म पढ़ेंगे डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ रिजिड बॉडीज़ की बात करते हैं। तो हमने जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा है कि अगर हम एक बॉल को किक करते हैं तो वो मोशन में आ जाती है और फिर वो चलने लग जाती है। बट हमने कहीं पे भी ऐसी बात नहीं करी कि अगर हम उसमें किक करें और वो बॉडी ही शेप अगर अपनी चेंज कर दे तो फिर उस पर क्या इफ़ेक्ट आएंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम जो भी फोर्सेस अप्लाइड करेंगे वो हम रिजिड बॉडीज़ के ऊपर करेंगे और वहाँ पर हम डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के ऊपर देखेंगे कि जब उनके ऊपर फोर्सेस अप्लाइड होते हैं तो वो कैसे अपनी शेप चेंज करती हैं, क्या उसके अंदर इफेक्ट्स आते हैं, वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। तो आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपने सब पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लॉज ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। देखो ये क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आपने ये फोर्स अप्लाइड करा, तो देखो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन है वो आपकी यही चलेगी, ठीक है। तो आप या तो आप इस वाले फोर्स को आप यहाँ पे अप्लाई करो या फिर ये यहाँ पर अप्लाई करो, इन दोनों का इफेक्ट एक ही होगा। क्यों? क्योंकि जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक फोर्स को, यहाँ से हटा के आप दूसरी जगह भी लगा सकते हो। जो इफ़ेक्ट ये यहाँ पर दे रहा होगा वही इफ़ेक्ट ये यहाँ पर दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका आपने ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करा है, ना ही आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करी है। तो अगर कोई भी बॉडी पे अगर आप कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हो और उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, तो उसका इफेक्ट भी उस बॉडी के ऊपर सेम ही आता है। तो हम इसको कहते हैं ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये बहुत आगे जाके हमारे वर्क करेगी बहुत सारी चीज़ों को समझने में कि कैसे हम एक फोर्स को एक यहाँ से हटा के दूसरी तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए बस, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो उसका इफेक्ट भी सेम ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम उसके जो अगला वो आता है फिर आपका आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस भी आपने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी पढ़ा है, लेकिन चलो ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा जब डिस्कस करेंगे, जब आगे क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ही। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में भी और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे आपके आगे आने वाले लेक्चर्स आते रहेंगे हर एक चीज़ आपके यहाँ क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। देखो अब मैं इसको अगर इसकी क्लासिफिकेशन करने लगूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन करूँ तो दो चीज़ आती हैं। पहली आती है आपकी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। देखो फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो भी ऐसी चीज़ जो बह सकती है, लाइक वाटर या फिर गैसेस जो भी हैं, लिक्विड्स और गैस, लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो जो फ्लूइड्स के बारे में हम ये सब चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे उनके बारे में, बट हमें यहाँ पर पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में। अच्छा देखो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये देखो रिजिड बॉडीज़ के लिए है, रिजिड बॉडीज़ के लिए जो भी रिजिड बॉडीज़ वाला पार्ट है ये होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़
इसको दो तरीके से फिर डिफाइन करा जाता है, स्टैटिक या फिर डायनेमिक, दो तरीके से क्लासिफाइड कर देते हैं इसको। स्टैटिक्स में कोई भी बॉडी जो स्टेट मोशन में रहे, जो रुकी रहे, अपनी पोजीशन पे है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या चीज़ चेंजेस होंगी, ये हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। डायनेमिक्स में जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उसके पास वेलोसिटी हो, वो मोशन के अंदर है, तो हम उसको डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। डायनेमिक्स को फिर फर्दरली दो चीज़ में क्लासिफाइड करा जाता है, काइनेमेटिक्स में या फिर काइनेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम डील करते हैं, मतलब वो बॉडी मोशन में तो है, बट वो किसकी वजह से है, अगर फोर्सेस वगैरह की वजह से है, उसको फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं हम काइनेमेटिक्स में। वो किसकी वजह से मोशन में आई है, ये कंसीडर नहीं करते हैं, और ऐसी स्टडी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन काइनेटिक्स जो होती है, काइनेटिक्स में हम उन जो जिस कारण बॉडी मोशन में आई है, उन फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, वो हम पार्ट करते हैं काइनेटिक्स में। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़। जो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ हैं, जो डिफॉर्म हो जाती हैं फोर्स अप्लाइड होने के बाद, ऐसी जो भी स्टडी है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़। तो अगली स्लाइड जो है आपकी, वो है फोर्स सिस्टम। देखो फोर्स सिस्टम में आपको बताता हूँ कैसे कैसे जो हमारे फोर्सेस होते हैं वो लगते हैं। देखो सबसे पहले है आपका कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों। मान लीजिए ये हैं, ये दोनों फोर्सेस हैं, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो तो इसका भी सेम है, और इस वाले का, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाते हों, उनको हम कहते हैं कोलिनियर फोर्सेस। दूसरा आता है आपका कोप्लैनर पैरेलल फोर्सेस। देखो ये जो डायग्राम है, ये है कोप्लैनर पैरेलल फोर्सेस का। इसका मतलब क्या है, देखो ये हैं आपके फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, ये कोप्लैनर मतलब एक ही प्लेन में, चाहे आपका एक्स एक्सिस हो, चाहे आपकी वाई एक्सिस प्लेन हो, या फिर जेड एक्सिस प्लेन हो, तीनों एक्सिस प्लेन में ये एक ही प्लेन में होंगे सारे फोर्सेस। और ये कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, बट इनका डायरेक्शन जरूरी नहीं है सेम हो, डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकता है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कोप्लैनर पैरेलल फोर्सेस। डायरेक्शन इनका अलग अलग हो सकता है, देखो इसका अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है, लेकिन इसका डाउनवर्ड है, लेकिन ये एक ही प्लेन पर हैं और ये पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब इनका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, अगर इनको आगे तक लेके जाओ या पीछे तक लेके जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए इनको कहते हैं कोप्लैनर पैरेलल फोर्सेस। थर्ड आता है आपका कोप्लैनर लाइक पैरेलल फोर्सेस। देखो ये क्या है, ये भी सेम है कि एक ही प्लेन के ऊपर हैं, लेकिन इनके सब के जो डायरेक्शन है वो सबके सेम डायरेक्शन होंगे, ये एक ही डायरेक्शन में है सब। अगर अपवर्ड हैं तो तीनों ही अपवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे, एक ही प्लेन में शो करेंगे, और पैरेलल होंगे, कभी भी इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो और आपका फोर्थ आता है कोप्लैनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। देखो एक ही प्लेन हो और देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक पॉइंट पर आके मिलना, एक पॉइंट पर आके फोर्सेस मिलते हैं, या तो एक पॉइंट पर आके मिलें या फिर एक पॉइंट से ये डाइवर्ट हों। मान लीजिए मेरे को एक सेंटर पॉइंट है ये, और यहाँ से मेरे बहुत सारे फोर्सेस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस निकल रहे हैं इस पॉइंट पे, या तो बहुत सारे फोर्सेस जा रहे हैं या फिर कोई फोर्स इस पे आके मिल रहा है। अब देखो ये जो फोर्स है ये आके मिल रहा है, बट अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन देखता हूँ तो ये यही बात हो जाएगी कि इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है फोर्स, चाहे तो इस पॉइंट पे आ रहा हो या फिर इस पॉइंट से बाहर निकल रहा हो, बात एक ही होती है, ठीक है, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। तो हम इसको कहते हैं कोप्लैनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस, जैसा कि ये आपका ये वाला डायग्राम है कोप्लैनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस का, ठीक है। कोप्लैनर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब सेम प्लेन हो, सेम प्लेन है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में आपके फोर्स जा रहे हैं, वो एक पॉइंट से मर्ज नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये एक ही प्लेन दिखाया है, लेकिन एक ही प्लेन पे आपके बहुत सारे फोर्सेस जो हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन सबकी अलग अलग है, वो एक पॉइंट पे आके मर्ज नहीं होते हैं। फिर आता है नॉन कोप्लैनर पैरेलल फोर्सेस। नॉन कोप्लैनर मतलब, अब ये देखो अब तक जितने भी हमने फोर्सेस के बारे में पढ़े हैं वो हमने देखा है कि वो एक ही प्लेन में थे, चाहे एक्स एक्सिस प्लेन हो, वाई में, या फिर जेड एक्सिस प्लेन हो। लेकिन अब क्या है, आपके पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन वो अलग अलग
आपके अलग अलग प्लेन्स में हैं, अलग अलग प्लेन्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से नॉन प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब नॉन कोप्लेनर जैसे पहले था कि अगर मैं बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे सारे के सारे एक ही प्लेन में थे लेकिन मर्ज होते थे। बट अब क्या है, अब आपका वाई एक्सिस में बात कर, मतलब तीनों एक्सिस में बात हो रही है। जैसे एक ही पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे जाता है, वाई में जा रहा है, जेड में जाएगा या फिर एक्स में जाएगा, बट ये सब चीज़ तीनों चीज़ अलग अलग होंगी, ठीक है। नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, और फिर आता है नॉन कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट फोर्स, जो दोनों तरीके से अलग हो, दोनों तरीके से अलग मर्ज कर रहा हो, ये सब चीज़ आएंगी नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और आगे बताऊंगा, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसे जैसे आते रहेंगे हम पढ़ते रहेंगे आगे आगे आने वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।